नमस्कार, वेलकम टू जेआरएफ थिंकर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। यूजीसी नेट कॉमर्स यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस भी चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस से आप अगर प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो 3 से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसलिए इसको एकदम अच्छे से देखना है, कहीं भी मिस नहीं करना है। प्लस जो मैं कीवर्ड बताऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कीवर्ड जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स बिजनेस फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर आपको दिखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो और चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को 1 बाय 1 सोल्व करना। देखो, अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं तो करीब 15 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और छोटी सी बातें को ध्यान में रखना है। जब ध्यान में रखोगे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और सभी करेक्ट करके आओगे। जो डिविडेंड डिसीजन से लंबा चौड़ा फार्मूला से क्वेश्चन बनता है ना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 30 सेकंड के अंदर आप सोल्व करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर बुक के मेथड से चलोगे तो वो 10 मिनट में सोल्व होगा, लेकिन जो मैं मेथड बताऊंगा, यकीन मानो 30 सेकंड में अगर नहीं सोल्व करोगे तो मेरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना, यकीन मानो। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये देखो, न्यूमेरिकल ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पोर्शन पे आएंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन, अगर थ्योरेटिकल का बात करूँ ना, तो किस टाइप के कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकल निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट एंड इन सभी टाइप में आपको बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, रिडमेबल, इरिडमेबल, इन सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल में इतना ही मैं बता रखा हूँ। और ये जो PDF है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। देखो, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 प्रकार के पूछे जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में CAPM मॉडल होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एंड इसी को कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस मॉडल से रिलेटेड 2 टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड जो कीवर्ड मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, बस इसको ध्यान में देना है। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ नहीं, सोल्व हो जाएगा तुरंत। देखो, एक टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, ध्यान में रखना है इस शब्द को। एंड सेकेंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन CAPM मॉडल में पूछे जाते हैं। इसका अलग फार्मूला चलेगा और उसका अलग फार्मूला चलेगा। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सोल्व करते हैं दोनों को, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन को पढ़ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ना जिसमें एक्सपेक्टेड मार्केट प्रीमियम दिया रहेगा, इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट
प्लस बीटा रिस्क प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री रेट को बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। ये फार्मूला रहा। प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2015 जून में एक क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट के द्वारा। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द रिस्क फ्री रेट 6%, रिस्क फ्री रेट 6% दिया हुआ, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न देखो है ना, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, इट मीन्स ए वाला फार्मूला चलेगा। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज 40% एंड द बीटा ऑफ स्टॉक इज 1.2। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM मॉडल। CAPM मॉडल के तहत कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, जिसमें से आपको रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रेट 6% दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 14% दिया हुआ है एंड बीटा 1.2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिस्क फ्री रेट लिख लेना है, रिस्क फ्री रेट 6% प्लस इसमें बीटा ऐड करना है, बीटा 1.2 यहाँ बीटा दिया हुआ है। बीटा को मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 14% माइनस रिस्क फ्री रेट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न में रिस्क फ्री रेट को लेस करेंगे एंड बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो वैल्यू आएगा उसमें ए रिस्क फ्री रेट को ऐड कर देंगे। कैलकुलेशन करके जो आएगा वही आंसर निकल जाएगा। अब 14 माइनस 6% कितना हो गया, 14 माइनस 6% 8, ठीक है। एंड 1.2 इंटू 8 प्लस 6%, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6% प्लस 9.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9.6 आएगा। अब ऐड कर दो 6 प्लस 9.6 15.6, यही आंसर हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना निकल आया, 15.6%, 15.6% ए रहा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। तो मैं फिर से बता दूं, अगर एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न रहेगा तो बीटा से मल्टीप्लाई करने वक्त एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न में रिस्क फ्री रेट को लेस करना है। रिस्क फ्री रेट को लेस करेंगे, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न में जो वैल्यू आएगा उसमें बीटा से मल्टीप्लाई करके रिस्क फ्री रेट में ऐड कर देंगे, वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आएगा। सो सिंपल। आगे बढ़े। यस, ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे पहले देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, रिस्क फ्री रेट 5% दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 13% दिया हुआ है एंड बीटा 1.5 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है वही CAPM मॉडल से। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखना, तब तो समझ में आएगा कि आपको आया समझ में या नहीं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन चलो देखो, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको मिलेगा मार्केट रिस्क प्रीमियम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ रिस्क फ्री रेट 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 9% एंड बीटा 1.5। यहाँ पर देखो मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। जब मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया रहेगा तो और भी आसान हो गया, और भी आसान हो गया। वो कैसे, बस मार्केट रिस्क प्रीमियम को बीटा से मल्टीप्लाई करो और रिस्क फ्री रेट में ऐड कर दो, बस आंसर निकल गया फटाक सा। इसमें कोई भी लोचा नहीं है। देखो ए रिस्क फ्री रेट 6% दिया हुआ है, प्लस इसमें ऐड कर देना है बीटा के वैल्यू को 1.54 इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम से 9 से, ठीक है। 1.54 इंटू 9, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आई थिंक आएगा 13.8
13.86, ठीक है। अब यहाँ 6% ऐड कर दो 13.6% में, ये जो वैल्यू आ गया 19.86%। देख रहे हो कितना ईजी से बन रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 19.86%। तो आपको यही ध्यान में रखना है, अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है तब तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। रिस्क फ्री रेट में ऐड कर देना है बीटा के वैल्यू को मार्केट रिस्क से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एंड ऊपर जो क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न था। इस केस में क्या हुआ था कि जो बीटा का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट रिस्क प्रीमियम में रिस्क फ्री रेट को लेस करने के बाद। तो दोनों में डिफरेंस देखना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इस टाइप से पढ़ना, उसके बाद सोल्व करना। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को आगे बढ़ें और इस क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। यहाँ पर देखो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क फ्री रेट 4% दिया हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 10% दिया हुआ है एंड द बीटा 0.8 दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं ग्रोथ और नॉन ग्रोथ की ओर। इसी का अगला टाइप है जिसमें ग्रोथ दिया हुआ रहेगा और विदाउट ग्रोथ दिया हुआ रहेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, देखो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जल्दीबाजी नहीं करना है, अच्छे से समझना है। एक पूछेगा आपसे, एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे विदाउट ग्रोथ एंड विथ ग्रोथ। तो फर्स्ट विदाउट ग्रोथ वाले क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी स्टॉक इज करेंटली प्राइस 200 पर शेयर, द एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर 12 पर शेयर, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। ठीक है, तो डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल इसमें एज्यूम करना है नो ग्रोथ डिविडेंड। डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल ये अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया विदाउट ग्रोथ वाला। तो इसमें क्या करना है, जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे नेट प्रोफिट से। ये नेट प्रोफिट क्या होता है, नेट प्रोफिट का मतलब होता है जिस प्राइस पर शेयर को इश्यू किए हैं उस प्राइस को नेट प्रोफिट कहते हैं, एंड जितना डिविडेंड दिया जा रहा है उसको D1 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिविडेंड 12 पर शेयर दिया हुआ है, तो ये 12 पर शेयर ये डिविडेंड हो गया, और कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 200 पर शेयर है। इस मार्केट प्राइस से डिवाइड कर लो 200, तो 12 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू 6%। ठीक है, ये 6% आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा 6%। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एंड अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं 4th। और ये इस टाइप से भी मैं सॉल्व करके रख दिया हूँ, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं अपने मेथड से बता रहा हूँ ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। और देखो भाई, यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थ्योरेटिकल हिसाब से नहीं बनाना है कि फार्मूला लिखो उसके बाद उस फार्मूला को डिस्क्राइब करो कि ई बराबर क्या होता है, D0 बराबर क्या होता है, D1 बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, फलाना ढिमका, ये सब नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को आता है। जितना आसानी से हो, भाड़ में गया फार्मूला, भाड़ में गया पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन, हमें बस सोल्व कर देना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेक्टली वे में, बस ख़त्म मामला हो गया। चलो विथ ग्रोथ रेट को देखते हैं। विथ ग्रोथ रेट, अ कंपनी स्टॉक इज करेंटली प्राइस 150 पर शेयर, द एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट पर ईयर 10 पर शेयर, एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अ कांस्टेंट रेट 5 पर ईयर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। DDM के तहत कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी को शॉर्ट में के ई से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ विथ ग्रोथ की बात कर रहा है तो डिविडेंड D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस ग्रोथ। ठीक है, पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ग्रोथ को ऐड करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि D1 में ग्रोथ जोड़ दिया उसके बाद P0 से डिवाइड कर दिया, पर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, D1 10 रुपया दिया हुआ है, ओके। P0 यहाँ पर दे रखा है 150 रुपीज़, 150 प्लस ग्रोथ 5%, यहाँ 5%। अब इसको पहले सोल्व करेंगे, देन जो कैलकुलेशन आएगा 5% ऐड कर देंगे। इन दोनों को जब सोल्व करोगे 10 डिवाइडेड बाई 150 तो 6.67% आएगा। इसको ऐड कर दो 5%, ये आ गया 11.67% आंसर, ओके। यहाँ पर 6.67% के इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.667 आएगा। इसको मल्टीप्लाई परसेंट में लाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ गया 6.67%। बस ये सभी तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलना है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर आएगा तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल सी बात है। देन इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो ये 4 प्रकार के कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर एक टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये देखो विथ ग्रोथ वाला ही क्वेश्चन है। कंपनी स्टॉक इज करेंटली प्राइस 250 पर शेयर। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर 15 रुपीज। करेंट मार्केट प्राइस 250, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 15 रुपया एंड डिविडेंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ 8% एनुअली हो रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कैलकुलेट करके दे देना है, सिंपल। इसके पहले जिस तरह से क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसी तरह से ये निकलेगा, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चन अभी तक मैं आपको दिया हूँ कैलकुलेट करके। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया विथ ग्रोथ रेट एंड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, एक और था सेम, इसका भी आप ही आंसर दो, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट प्राइस दिया हुआ है 180 एंड एक्सपेक्टेड पे डिविडेंड 14 रुपीज़ पर ईयर एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ 7% हो रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके देना है, आपको ही देना है क्योंकि आपका प्रैक्टिस होगा। मैं तो इस टाइप का बता दिया हूँ। देखो ज़रूर कैलकुलेट करके लिखना है, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करके लिखोगे ना आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए, ताकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ उतना ही टाइप के क्वेश्चन आपको भी दे रहा हूँ, आप भी सोल्व करोगे, आपका दिमाग में पूरा बढ़ जाएगा। जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो सभी प्रकार के मेथड बैठा रहेगा, ईजिली सोल्व करते जाओगे, ठीक है। इसलिए इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने का। कॉस्ट ऑफ डेट, हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख लिया, ठीक है। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था एंड कॉस्ट ऑफ डेट में 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 4 टाइप के कौन कौन? एक रिडमेबल, दूसरा ई रिडमेबल। रिडमेबल में विथ टैक्स एंड विदाउट टैक्स। ई रिडमेबल में भी विथ टैक्स एंड विदाउट टैक्स। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको कॉस्ट ऑफ डेट से पूछे जाएंगे। चलो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट का सभी क्वेश्चन को। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा नहीं भी आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है।
यही चीज़ आपको दिलाएगा एग्ज़ाम में मार्क्स। देखो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, यानी कि विदाउट टैक्स, टैक्स से पहले, बिफोर टैक्स। ई रिडमेबल डेट, ई रिडमेबल डेट का कैलकुलेशन है। अ कंपनी इशू एन ई रिडमेबल बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ₹100, फेस वैल्यू ₹1000 दिया हुआ है। एनुअल कूपन रेट 10%। यहाँ पर ध्यान में रखना है, कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। और हमेशा गांठ बांध करके कसम खा लेना है कि इंटरेस्ट हमेशा 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 फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। किस पे? फेस वैल्यू पे। किस पे? फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट हमेशा हमेशा कैलकुलेट होता है। इस बात को कसम खा लेना है, भूलना नहीं है। कूपन रेट को ही कहते हैं इंटरेस्ट रेट। द बॉन्ड सोल्ड 950 एंड जो इस सेल प्राइस है, इस सेल प्राइस को कहते हैं नेट प्रोसीड। क्या कहते हैं? नेट प्रोसीड। इसको पी से भी डिनोट करते हैं, P0, ठीक है। कैलकुलेट करना है बिफोर कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करना है, KD, शॉर्ट में इसे कहते हैं KD। कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट, टैक्स नहीं है इसलिए माइनस नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या फिर P0, ओके। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है, कूपन रेट 10% दिया हुआ है और फेस वैल्यू 1000 दिया हुआ है। 10% इंटू 1000 इक्वल टू 100। इंटरेस्ट आ गया ₹100 है। नीचे मार्केट प्राइस लेना है, सेल प्राइस, सेल प्राइस 950। ध्यान रखना है, डिवाइड आप फेस वैल्यू से नहीं कर देना है, ध्यान रखना है, डिवाइड फेस वैल्यू से नहीं कर देना है। रिपीट 3 बार मैं कर रहा हूँ, डिवाइड फेस वैल्यू से नहीं करना है, सेल प्राइस से करना है, P0 से करना है, ठीक है। 950 से डिवाइड करो। और यहाँ पर सोचो 950 ऊपर में 100 है, अगर 10% होगा तो कितना होगा? 95। अगर 1% और जोड़ेंगे तो 9.5 हो जाएगा। इट मीन्स 11% ज़्यादा हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा ना 10% और 11% के बीच में ही। इस सभी कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो कॉमन सेंस दौड़ाना इस हिसाब से। देखो 95 प्लस 9 जोड़ो, कितना हो गया? 104.5, लेकिन 100 ही ऊपर है, तो इसका मतलब 10 से बड़ा और 11 से छोटा वाला परसेंट चूज कर लो। यहाँ पर देखो ऑप्शन ए 10.53, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी 10%, ए नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन सी 9.47%, ये तो और कम है, ए भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी 11%, 11% में ज़्यादा हो रहा है, ए भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर 10.53 हो जाएगा। या फिर आप इसको डिवाइड करके देख लेना, या फिर कॉमन सेंस दौड़ाना, जिससे अगर आप कॉमन सेंस दौड़ाओगे तो टाइम बच जाएगा। तो आंसर को भी, ऑप्शन को भी एनालाइज करते हुए आपका दिमाग दौड़ाना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन चलो आपके स्क्रीन पर आ गया है। इसी में रिडमेबल डेट का ही है, ई रिडमेबल डेट का ही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आफ्टर टैक्स, वो बिफोर टैक्स था, बिना टैक्स का, इसमें टैक्स है। तो दिमाग लगाना कि टैक्स यार, टैक्स किस पर लगता होगा? क्या फेस वैल्यू पर या सेल प्राइस पर? ना, फेस वैल्यू पर नहीं, सेल प्राइस पर नहीं, सेल प्राइस पर क्या टैक्स लगेगा? इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, जो कि इंटरेस्ट सेव करता है। इंटरेस्ट टैक्स को सेव करता है। कैसे? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते होगे PL अकाउंट, PL अकाउंट में डेबिट करते होगे टू इंटरेस्ट, ठीक है, 100 रुपीज़।
तो इसके कारण जो नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। इंटरेस्ट जब पीएल में डेबिट करते हैं तो जितना से इंटरेस्ट डेबिट करेंगे उतना से नेट प्रॉफिट कम जाएगा, और नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। इसलिए जितना इंटरेस्ट रहेगा उसके अनुसार जो टैक्स का रेट रहेगा, उस टैक्स रेट में इंटरेस्ट रेट सेव हो जाता है। ठीक, मान लिया जाए 1000 यहाँ इंटरेस्ट है और टैक्स रेट 20% है, तो 1000 इंटू 20%, 200 रुपया, इसे कहते हैं टैक्स सेव या टैक्स शील्ड। इसका जो लीगल लैंग्वेज है इसको कहते हैं टैक्स शील्ड, इसी को कहते हैं टैक्स सेव। तो इंटरेस्ट टैक्स सेव करता है, इंटरेस्ट टैक्स सेव करता है। इसीलिए जब कॉस्ट ऑफ डेट का कैलकुलेशन करेंगे, इसमें इंटरेस्ट में टैक्स को लेस करेंगे एंड मार्केट प्राइस को डिवाइड करेंगे। अब देखो, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%, यहाँ कूपन रेट, फेस वैल्यू 1000, इसका इंटरेस्ट निकल गया 100 एंड बाउंड सोल्ड किया 950 में। यहाँ पर लिखते चलो, इंटरेस्ट 100, बाउंड सोल्व किया 950 में एंड 30% टैक्स है। 100 में 30% टैक्स को लेस करो। जब 100 में 30% टैक्स लेस करोगे, ये आ जाएगा आपको 70 डिवाइडेड बाई 950। अब दिमाग दौड़ाओ, देखो ऑप्शन को देखो और दिमाग दौड़ाना है। जो 950 है, अगर 10% लोगे, 10% कितना आता है 95, लेकिन यहाँ 95 से कम है, तो 10% या उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, हर हाल में नहीं होगा। तो ऑप्शन डी को काटो, ऑप्शन सी को काटो, बच गया 2 ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन को देखो, अगर 5% लोगे तो 47.5 आएगा 5% में। 2% लोगे, इस हिसाब से आप कैलकुलेट करना, इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन 7.37% हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन 7.37% हो जाएगा। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ डेट में देख लिए हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में, रिडीमेबल डेट कैलकुलेट करने का। अभी आपने देखा ई रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट का मतलब, ई रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ, रिडीम नहीं करेंगे। जब रिडीम नहीं करेगा तो ईयर से लेने देने का कोई सवाल ही नहीं उठना है। जब रिडीम करेगा तो सवाल उठता है, कितने साल में रिडीम करेगा भाई, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, कितने साल, कितने साल। एक बात मैं बता दूं, जब ईयर की बात आया तो जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, मैक्सिमम 20 ईयर के लिए इशू होता है, और डेट मैक्सिमम 30 ईयर के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जब ईयर की बात कर रहा हूँ तो ये दिमाग में आ गया, ये लॉ बोलता है। तो बात है कितने ईयर, तो ईयर का कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा बदलेगा। इसमें भी देखेंगे आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। फर्स्ट देखते हैं आफ्टर टैक्स वाला। अ कंपनी इशू रिडीमेबल बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ₹1000, अ कूपन रेट 8%, कूपन रेट 8% दिया हुआ है, नेट इशू प्राइस 950 एंड बाउंड इज रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, बाउंड रिडीम कर रहा है 5 साल के बाद। देखो एक नया पोर्शन आ गया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ये बिफोर टैक्स वाला है, सॉरी, ये जो कैलकुलेशन है बिफोर टैक्स वाला है, टैक्स का कैलकुलेशन इसमें नहीं आएगा। अब इसमें पहले क्या करना है कि हमें फेस वैल्यू दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है 8%, इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1000 का 8% 80 रुपया, एंड इशू प्राइस आपको यहाँ दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही इजी है।
कॉस्ट ऑफ डेट जब कैलकुलेट करने के लिए दिया रहेगा और रिडीमेबल डेट की बात करेगा, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल के केस में इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, इसको होल डिवाइडेड करेंगे रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड का एवरेज निकाल लेंगे एंड ऊपर रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड को डिफरेंस निकालेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगा इंटरेस्ट में ऐड करेंगे और एवरेज प्राइस जो निकल के आएगा उसमें डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के चला आएगा। इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया 80 रुपया आया। यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपये, रिडीमेबल बाउंड विथ फेस वैल्यू ₹1000, 1000 में नेट प्रोसीड ₹950 एंड नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर दे रखा है 5 ईयर। 5 से डिवाइड करो और होल डिवाइड करेंगे 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 975, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे 1000 माइनस 950 50 डिवाइडेड बाय 5 10 आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पर 10 आएगा। अब यहाँ इजी हो गया, 80 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 975 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 975। अब इसको डिवाइड कर दो, आंसर आपको निकल के आ जाएगा 9.23%। आंसर निकल के आएगा 9.23%। यहाँ पर देखो, अगर 10% लेंगे तो 97.5 आएगा और यहाँ 90 है, मतलब 10% से कम ही आएगा। तो डिवाइड करके आप निकाल लेना। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा 9.23%, ऑप्शन 4। चलो इसी का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आप विथ टैक्स के साथ देखते हैं, टैक्स के साथ देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, टैक्स के साथ में क्या है, इंटरेस्ट में टैक्स को लेस करेंगे, बाकी तो सेम प्रोसेस रहेगा, बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, कंपनी इश्यू रिडीमेबल बाउंड फेस वैल्यू ₹1000, रेट 8% कूपन रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट 80 रुपया निकल आया, नेट इश्यू प्राइस 950, बाउंड का रिडीमेबल ईयर दे रखा है 5 साल के बाद रिडीम करेगा एंड कॉर्पोरेट टैक्स 30% दे रखा है। कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिया हुआ है ना और बाकी सभी चीज़ सेम प्रीवियस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। और प्रीवियस कैसे सोल्व किए थे, 80 इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड 50 आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 5, होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, 975 आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर डिवाइड करोगे 2 से। अब यहाँ पर ये जो कैलकुलेट करके आया 80 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 975 इक्वल टू 90 प्लस 975, इसको कैलकुलेट करोगे 19.23%। अब इसमें लेस कर देना है 30% टैक्स, या फिर आपको 9.23 में मल्टीप्लाई कर देना है 70% से। आपको जो भी आसान लगे उस टाइप से आप कर लेना। आसान मल्टीप्लाई करने में ही लगेगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर देना और जो वैल्यू आएगा 6.46%, यही आंसर हो जाएगा आपका 6.46%। तो विथ टैक्स और विदाउट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को भी देख लिए। कॉस्ट ऑफ डेट का चारों मेथड देख लिए हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, दोनों में प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर चलें। सांस लेना है,
तो ले लो भैया, पानी वानी पी लो, क्योंकि दिमाग गया होगा भूतिया। तो पानी वानी पी लोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड आगे बढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की ओर। एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बस देखते हुए ख़त्म हो गया। एक ऐसे क्या जादू है, जादू है जादू। देखो कॉस्ट ऑफ डेट जिस तरीके से निकाला ना 4 तरह से, उसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी होता है। एंड जैसा कि मैंने बताया था ना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम 20 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं। मैक्सिमम 20 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं, एक कंपनी एक्ट बोलता है। ठीक है, इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में रिडीम कितने साल में करेगा, ईयर दिया हुआ रहेगा। एंड इन दोनों में से आपको विथ टैक्स पूछेगा और विदाउट टैक्स पूछेगा। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। एंड इसमें खास बात क्या है ना, प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड। एंड डिविडेंड जब देते हैं, डिविडेंड नेट प्रॉफिट से देते हैं, इसलिए टैक्स का कोई लोचा ही नहीं रहेगा, टैक्स का कोई लोचा ही नहीं रहेगा। तो मैं एक क्यों बता रहा था, बस एक नॉलेज के लिए कि इसको ध्यान में नहीं रखना है। बस सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन इससे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन आ गया। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ईच, नेट इशू प्राइस ₹90। नेट इशू प्राइस 90 है, फेस वैल्यू 100 है। एनुअल डिविडेंड 8 पर शेयर दिया जा रहा है, डिविडेंड 8 रुपया पर शेयर दिया जा रहा है। एंड रिडीम 4 साल में किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना है। बस इंटरेस्ट के जगह यहाँ डिविडेंड पुट करो, बस आंसर निकल आया। यहाँ डिविडेंड देखो 8 रुपया दिया हुआ है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू 100 माइनस नेट प्रोसीड 90 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 4 ईयर होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2। अब कैलकुलेट करो, सो सिंपल, सो सिंपल। यहाँ देखो, इसको जब कैलकुलेट करोगे 95 आएगा। एंड इसको जब कैलकुलेट करोगे यहाँ 10 आएगा, 10 में डिवाइड करो 4 से, 2.4 आएगा, 2.5 आएगा, 2.5। तो 8 प्लस 2.5, 8 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 95 इक्वल टू 10.25 डिवाइडेड बाय 95। अब यहाँ से देखो, अगर 10% लेंगे तो 9.5 आएगा, और यहाँ वैल्यू 9.5 से ज़्यादा है। इट मीन जो भी ऑप्शन 9.10% से ज़्यादा रहेगा, जो भी ऑप्शन, वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहीं से देख लो, ऑप्शन ए गलत है, 10% से कम है। ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 4 भी गलत है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दिमाग भी दौड़ाना है, ऑप्शन को भी रीड करना है। ऐसे नहीं कि लगे हुए हैं एकदम पूरा, क्या बोलता है कि डिवाइड करने में पूरा फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उसके बाद लास्ट में देखेंगे ऑप्शन, अरे यार दिमाग ठोकेंगे, 1-2 मिनट में बर्बाद कर दिया। तो ऑप्शन को भी देखना है ताकि आपका 2-3 मिनट बर्बाद ना हो। ठीक है बंधु, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आ गया। बस कुछ नहीं करना है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, इसी को मार्केट प्राइस भी कहते हैं या सेल प्राइस कहते हैं। यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू दिया हुआ है 100 एंड इशू प्राइस 85 दिया हुआ है, 85 इशू प्राइस। एंड डिविडेंड 9 रुपीज़ दिया हुआ है, 9
बस इसको डिवाइड करो, आंसर आ गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करके देखो, इसका 10% 8.5 आएगा, मतलब कि यहाँ 9 है तो 10% से ज़्यादा वाला आंसर होगा। ऑप्शन 1 को तो काट दो, ऑप्शन 2 को भी काट दो, ऑप्शन 3 और 4 में आप देखो, इसको कैलकुलेट कर लेना। बाकी मैं तो इसका सॉल्यूशन से टिक मार दूंगा, आप कैलकुलेट करना। 10.59 आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा, सी। तो देखा आपने क्या क्या पढ़ लिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसमें 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ डेट, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन पूछे गए। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। 11 तरह के क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। देखा, अब आगे बढ़ें। ठीक है, बढ़ते हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर भी 1-2 नज़र डाल लेते हैं। प्रैक्टिकल बहुत हो गया। यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखो, दिसंबर 2019 में पूछा गया यूजीसी नेट एग्जाम में। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड था, बताओ भाई, कौन था? CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। एंड डिविडेंड डिसीजन में आपको 2 टाइप के आगे पढ़ने के लिए मिलेगा रिलेवेंस थ्योरी में। रिलेवेंस थ्योरी एक है डिविडेंड डिसीजन में, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन में रिलेवेंस थ्योरी। इसमें 2 प्रकार के थ्योरी दिया हुआ है रिलेवेंस में, एक गॉर्डन मॉडल, दूसरा वाल्टर मॉडल। तो इस 4 प्रकार से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखो, CAPM यस, गॉर्डन मॉडल यस, अर्निंग यील्ड मेथड यस, ये भी एक मेथड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन रिस्क फ्री रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाई CAPM मॉडल। यहाँ पर देखो, अगर रिस्क फ्री रेट इंक्रीज रहेगा, रिस्क फ्री रेट ज़्यादा होगा, इस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कैलकुलेट कर रहे थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इसमें क्या देखा था कि जो रिस्क फ्री रेट था, रिस्क फ्री रेट में बीटा से मल्टीप्लाई करते थे, या तो रिस्क प्रीमियम में रिस्क फ्री रेट को लेस करके, या फिर बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम से, ठीक है, इस टाइप से। अगर रिस्क फ्री रेट इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, होगा ना भाई, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए इंक्रीज हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप के ही क्वेश्चन है। आपको थ्योरी दिख रहा है बट न्यूमेरिकल टाइप के एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो एक और थ्योरी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद वाल्टर और गॉर्डन मॉडल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, व्हाट डज द हायर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिकेट द कंपनी प्रोजेक्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हायर रहेगा तो यह इंडिकेट क्या करता है कंपनी प्रोजेक्ट में? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यह रिस्क से रिलेटेड होता है। अगर वेटेड एवरेज कैपिटल हाई रहेगा तो रिस्क भी हाई होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर लेस रहेगा, रिस्क भी लेस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है हायर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिकेट क्या करेगा? मोर रिस्क। क्या करेगा? मोर रिस्क। वन मोर अगेन क्या करेगा? मोर रिस्क। अब चलो, अब आ गया जिसका इंतजार था, डिविडेंड डिसीजन का वाल्टन मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। देखो, अगर इसका मैं बुक की भाषा में चलूँगा, बुक की जो फार्मूला है उस हिसाब से बताऊँगा, तो आपका दिमाग तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, आपसे नहीं हो पाएगा, हमसे भी नहीं हो पाता है।
उतना लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 मिनट लगेगा। क्वेश्चन हमें 30 सेकंड में सोल्व करना है, 10 मिनट टाइम लगाएंगे, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। तो 30 सेकंड में कैसे सोल्व किया जाए, इसके लिए मेरे मेथड से चलना। वाल्टर मॉडल में अगर प्राइस पर शेयर निकालने के लिए बोलेगा तो ईपीएस दिया रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। आगे दिखाता हूँ। ईपीएस को 2 भाग में डिवाइड करने हैं। एक पे आउट रेशियो दिया रहेगा, पे आउट रेशियो दिया रहेगा, इसी को कहते हैं डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। पे आउट रेशियो किसको इंडिकेट करता है, डीपीएस को, डिविडेंड पर शेयर। एंड ईपीएस जितना परसेंट रहेगा, मान लिया जाए 40% डीपीएस है तो यहाँ 40% डिविडेंड पर शेयर हो गया। ईपीएस 4 रुपया है तो इसका 4 रुपया डीपीएस हो गया। एंड बैलेंस 60% हो गया, ₹6। तो ये जो बैलेंस रहेगा, बैलेंस को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दोनों में से एक ही दिया रहेगा, या तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है, दोनों में से जो भी रहेगा बैलेंस पोर्शन को उससे मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड करना है रेट ऑफ रिटर्न से, या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहेगा, या रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, या फिर मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट दिया रहेगा। इन तीनों में से कोई भी दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देना है और इसका होल डिवाइड करना है यही रेट ऑफ रिटर्न से या कॉस्ट ऑफ इक्विटी से या मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट से, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। सभी एक साथ नहीं देगा, ध्यान में रखना है, सभी एक साथ नहीं देगा, एक ही चीज़ दिया रहेगा। मैं तीनों क्यों लिखा हूँ, ताकि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो भी शब्द आए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सभी एक ही हैं, सभी जुड़वा भाई है, एक ही का नाम अनेक तरीके से लिया जाता है। चलो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो। ए रहा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर रवि कॉर्पोरेशन EPS 4 एंड ROI रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 18% दिया हुआ है, रेट ऑफ रिक्वायर बाय शेयर होल्डर 15% दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न 80%, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 18% एंड रेट ऑफ रिटर्न, इसी को कहते हैं ROR 15%। व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर, क्या निकालना है, प्राइस पर शेयर निकालना है वाल्टर मॉडल के हिसाब से, और पे आउट रेशियो 40% दिया हुआ है। पे आउट रेशियो मीन्स DPS, डिविडेंड पर शेयर। यहाँ पर देखो EPS दिया हुआ है 4 रुपीज़, EPS 4 रुपीज़ दिया हुआ है। इसको 2 भाग में डिवाइड करो, एक DPS में, DPS 40% दिया हुआ है तो 4 रुपीज़ का 40% 1.6 हो जाएगा, 416 प्लस इसका जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना हो गया 60%, इट मीन्स 2.4। इस बैलेंस को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 18% से एंड डिवाइड कर देंगे 15% से, 15% से, एंड इसका होल डिवाइड करेंगे 15% से। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 18 डिवाइडेड बाई 15, इसको काटो तो 1.2 आएगा। ठीक है, अब 2.4 इंटू 1.2 इसको मल्टीप्लाई करो। देखो कितना कैलकुलेशन मैं इजी कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आप बुक के लैंग्वेज में जाओगे ना तो दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा। दिखाता हूँ ना बुक का जो किस तरीके से सॉल्यूशन देता है। 1.6 ए हो गया, ये जस्ट के तस्त उतर गया,
मैं पूरा बाइफरकेट करके बता रहा हूँ। प्लस 2.4 इंटू 1.2, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2.4 प्लस 4.48, ये हो गया 882, 2.88 डिवाइडेड बाय 15%। इसको ऐड करो इन दोनों को, कितना हो गया 4.48 डिवाइडेड बाय 15%। परसेंट को हटा दो और मल्टीप्लाई कर दो 100, एंड इसको जब कैलकुलेट करोगे इसका आंसर आएगा 29.87 रुपीज़ में आएगा, ध्यान रहे रुपीज़ में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यहाँ पर देखो करेक्ट ऑप्शन ए रहा, ऑप्शन ए 29.87 रुपीज़। अब इसका बुक का सॉल्यूशन दिखाऊं, देखो देखिए लो, इसको देखो समझ में आएगा कितना ये दिमाग ख़राब किया है बुक ने। स्टेप 1 में क्या किया, स्टेप 2 में, स्टेप 1 में फार्मूला लिखा, उसको डिस्क्राइब किया, स्टेप 2 में आइडेंटिफाई किया गिवन वैल्यू फलाना ढिमका कौन कौन वैल्यू दिया हुआ है, स्टेप 3 में कैलकुलेट किया फार्मूला के अनुसार, स्टेप 4 स्टेप 5 वगैरह वगैरह करके अभी और चलो यहाँ पर जाकर फाइनली आंसर ये निकाला है, देखो 29.87 रुपीज़। तो आपका कैलकुलेशन मैं बहुत ही इजी कर दिया हूँ, कुछ नहीं करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो ईपीएस दिया हुआ रहेगा, ईपीएस को दो भाग में डिवाइड कर देना है, पे आउट रेशियो प्लस जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस को रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न से, एंड इसका होल डिवाइड करेंगे रेट ऑफ रिटर्न से। इसको कैलकुलेट करो, आंसर ले लो। बस इस बुक के मेथड से आप जाओगे, आपका 10 मिनट बर्बाद होगा। इस मेथड से मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा 30 सेकंड में आप सोल्व कर लोगे। अगर कितना भी स्लो रहेगा 1 मिनट में आप पक्का सोल्व कर लोगे, श्योर। चलो वाल्टर का तो देख लिया, जब देख लिया तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 4 क्वेश्चन पहले और 1 क्वेश्चन यहाँ। अ कंपनी ईपीएस बता रखा है 15 रुपया पर शेयर ईपीएस, मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट अप्लीकेबल टू द कंपनी। यहाँ पर देखो मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट लिखा हुआ है, इसलिए मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ रहेगा या कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा हुआ रहेगा या मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट लिखा रहेगा, बात बराबर है। 12.5% मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है। रिटेन अर्निंग कैन बी री इन्वेस्ट एट IRR 10%। अब यहाँ पर देखो IRR दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में ROI दिया हुआ था, ठीक है। द कंपनी पेइंग आउट 5 डिविडेंड। अब यहाँ पे आउट रेशियो नहीं दिया हुआ है, पे आउट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, सीधे रुपया निकाल के दे दिया हुआ है। तो इसका मैं कुछ अगर बताऊं तो जो ईपीएस 15 रुपया है, यहाँ 15 रुपया ईपीएस है, इसको 2 भाग में डिवाइड करो। पे आउट रेशियो 5 रुपया दिया हुआ है, प्लस बैलेंस कितना बच गया 10 रुपया। 10 रुपया को मल्टीप्लाई किससे करोगे, IRR से 10% से, एंड डिवाइड किससे करोगे, रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट से डिवाइड करोगे 12.5%, इसका होल डिवाइडेड बाय 12.5%। अब इसका कैलकुलेशन करके आप आंसर बता दो, मैं इतना आपको हेल्प कर दिया हूँ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, गोल्डन मॉडल वाला,
इसमें कुछ नहीं करना है। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए बोलेगा तो डीपीएस को डिवाइड कर देना है रेट ऑफ रिटर्न से। अगर डीपीएस मिसिंग रहेगा, क्वेश्चन में डीपीएस नहीं दिया रहेगा, तो ऊपर जिसे कैलकुलेट कर रहे थे ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो। अगर पे आउट रेशियो नहीं दिया रहेगा तो एक रेशियो आपको दिया रखेगा रिटेंशन रेशियो। जो रिटेंशन रेशियो दिया रहेगा उसमें से जो बैलेंस बचेगा 100% माइनस रिटेंशन रेशियो लेस कर दोगे, पे आउट रेशियो निकल जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। एंड जैसा कि मैंने बताया रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया रहेगा या फिर मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट दिया रहेगा। इन तीनों में से कोई एक दे रखेगा, इसमें से लेस करेंगे ग्रोथ रेट को। अगर ग्रोथ रेट मिसिंग रहेगा तो कैलकुलेट करके निकालना है। कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दे रखेगा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे रखेगा, एंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रिटेंशन रेशियो से। रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल जाएगा ग्रोथ रेट। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया हुआ है। EPS ₹10 दिया हुआ है। IRR 8% दे रखा है। रिटेंशन रेशियो 60% दे रखा है। रिटेंशन रेशियो दे रखा है, पे आउट रेशियो नहीं दे रखा हुआ है। तो जब 60% रिटेंशन रेशियो है तो पे आउट रेशियो कितना होगा भाई? 40%। 100% माइनस 60% करो, 40% पे आउट रेशियो निकल गया। देन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है एज पर गॉर्डन मॉडल के हिसाब से। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू डीपीएस कैलकुलेट कर लेंगे। EPS दे रखा है एंड यहाँ पर पे आउट रेशियो 40% निकालनी है। तो 10 × 40%, ये निकल आया DPS कितना? ₹4। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट। देखो क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% दे रखा है। 10% माइनस करेंगे ग्रोथ रेट को। ग्रोथ रेट दे रखा है कहीं पे? नहीं दे रखा है। तब क्या करेंगे? ग्रोथ रेट निकालेंगे। किससे? IRR 8% दे रखा है। 8% IRR मल्टीप्लाई करेंगे रिटेंशन रेशियो 60% से। 8×48 यानी कि 4.8%। अब 10% माइनस 4.8% करो। ऊपर ₹4 आ गया एंड नीचे 5.2%। अब परसेंट को हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इट मीन्स 400 डिवाइडेड बाई 5.2। ई पॉइंट हटा दो, 52 रहने दो, एक 0 और बढ़ा दो। अब इसको डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे इसका आंसर आ जाएगा ₹77। ठीक है, आई होप आपको सभी प्रकार के न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। ध्यान दो, एजम्पशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में एजम्पशन आता है रिलेवेंस थ्योरी एंड इररिलेवेंस थ्योरी। एंड जैसा कि मैंने बताया था रिलेवेंस थ्योरी में वाल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल आते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिलेवेंस थ्योरी कौन कौन है। ऑप्शन देगा वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड MM हाइपोथेसिस या मोदिग्लानी मिलर हाइपोथेसिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 1 और 2 होगा। हाइपोथेसिस का करेक्ट ऑप्शन नहीं देना है। हाइपोथेसिस MM अप्रोच जो है ये इररिलेवेंस थ्योरी दर्शाता है। इररिलेवेंस थ्योरी MM का कहना है कि 100% डिविडेंड मान लो। 100% डिविडेंड मतलब डिविडेंड का इररिलेवेंस मानो।
कोई मतलब नहीं है, 100% डिविडेंड दे दिया, बात ख़त्म करो। लेकिन वाल्टर और गॉर्डन आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। वाल्टर मॉडल का एजम्पशन कुछ इस तरह से है, जितने भी फाइनेंसिंग होगा ओनली रिटेन अर्निंग को लेंगे एंड सभी फाइनेंसिंग में कांस्टेंट होगा ईपीएस, डीपीएस, रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस सभी कांस्टेंट रहेगा वाल्टर मॉडल में। मैं देखो क्रक्स में बता रहा हूँ, बाकी थ्योरी आपको पढ़ा हुआ है। एंड फर्म का जो लाइफ रहेगा परपेचुअल मीन्स इन्फिनिटी, सतत चलता रहेगा, इंडिफिनिट लाइफ रहेगा। ध्यान में रखना है, चाहे वाल्टर मॉडल हो या गॉर्डन मॉडल हो, दोनों का लाइफ रहेगा इंडिफिनिट परपेचुअल। ठीक है, आगे चलते हैं। गॉर्डन मॉडल का सेम एजम्पशन लाइक वाल्टर मॉडल की तरह, ओनली रिटेन अर्निंग इसमें लेंगे, कांस्टेंट रहेगा सब, ईपीएस, डीपीएस, आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ग्रोथ रेट। इसमें एक और पॉइंट आया था ग्रोथ रेट, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। एंड लाइफ जैसा कि मैंने बताया परपेचुअल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब फिनाइट नहीं रहेगा। फिनाइट का मतलब क्या हुआ, लिमिटेड, लिमिटेड नहीं रहेगा। ठीक है, एंड जो गॉर्डन था ना, इसी ने वर्ड इन हैंड थ्योरी का डेवलपमेंट किया था, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। एंड डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच की बात किया जाएगा ना क्वेश्चन में, तो गॉर्डन ऑप्शन क्लिक करना है। अब चलो एमएम हाइपोथेसिस की ओर। एमएम हाइपोथेसिस में क्या है, एमएम हाइपोथेसिस में इसमें नो टैक्स की बातें नहीं करता है, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट की बात नहीं करता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात नहीं करता है, एंड अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट की बात नहीं करता है, यानी फ्यूचर प्रॉफिट अनसर्टेन मानता है। ठीक है, इसमें डिविडेंड 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और सोर्स केवल दो ही होता है, डेट और इक्विटी। और जैसा कि आपको पता है इक्विटी ज़्यादा कॉस्टली होता है डेट की तुलना में, डेट सस्ता होता है, इक्विटी महंगा होता है, इसलिए रिस्क भी ज़्यादा होता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। एंड डेट सस्ता होता है और रिस्क भी इसमें कम होता है। ठीक है, अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लो जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, फटाफट देखते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। विच कम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एजम्पशन ऑफ वाटर डिविडेंड मॉडल। वाटर डिविडेंड मॉडल में एजम्पशन को देखना है। द कंपनी हैज ए वेरी लॉन्ग एंड परपेचुअल लाइफ। जी हाँ, परपेचुअल लाइफ था ना, वाटर और गॉर्डन दोनों परपेचुअल लाइफ। ऑल द अर्निंग आइदर री इन्वेस्ट इनिशियली और डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। हाँ, ये भी करेक्ट है। देयर इज ए नो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कंपनी, एक गलत है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कंपनी होता है, नो नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखा था ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डीपीएस, ईपीएस वगैरह कांस्टेंट था, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी करेक्ट है, पॉइंट सी इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग assumption इज नॉट इंक्लूड इन द जेम्स ई वाटर वैल्यूएशन मॉडल। कौन सा एजम्पशन नहीं है, ध्यान रहे कौन सा एजम्पशन नहीं है। ऑल द फाइनेंसिंग बाई रिटेन अर्निंग ओनली, क्या मैंने लिखा था यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देता हूँ। वाल्टर और डिविडेंड में क्या लिखा था, ऑल फाइनेंसिंग क्या रहेगा, रिटेन अर्निंग। ऑल फाइनेंसिंग क्या रहेगा, ओनली रिटेन अर्निंग। आ गया ना, दोनों में वाल्टर और गॉर्डन में ओनली रिटेन अर्निंग, एंड सभी कांस्टेंट रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बोला, नो चेंज इन द वेरिएबल सच एज ईपीएस, डीपीएस। यस, कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। ये भी पॉइंट सही है। द फर्म हैज़ फिनाइट लाइफ, क्या फिनाइट लाइफ है, लिमिटेड लाइफ है, नहीं है, तो ऑप्शन सी एक गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ एजम्पशन बोल रहा है कौन नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिनाइट लाइफ नहीं,
इन्फिनिटी लाइफ इनडिफिनिट लाइफ होता है। ऑप्शन डी ऑल द अर्निंग आर आइदर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड और री इन्वेस्ट इनिशियली इमीडिएटली। ए भी एजम्पशन है, तो एजम्पशन ए बी और डी है, एजम्पशन सी नहीं है। और ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द पोर्शन ऑफ अर्निंग विच डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग शेयर होल्डर फ्रॉम द डिविडेंड इज कॉल्ड। जो पोर्शन ऑफ अर्निंग का डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पे आउट रेशियो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किया ना, पे आउट रेशियो, बस इसमें देखना क्या है, पे आउट रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज एजम्पशन नोट कवर अंडर वाटर मॉडल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा एजम्पशन कवर नहीं है? ऑल फाइनेंसिंग डन थ्रू रिटेन अर्निंग, जी हाँ ये तो एजम्पशन है। फर्म बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जी हाँ कांस्टेंट रहेगा। द फर्म हैज़ इन्फिनिटी लाइफ, यहाँ पर देखो ध्यान से पढ़ना, इन्फिनिटी लाइफ की बात कर रहा है तो इन्फिनिटी लाइफ है, ए भी है एजम्पशन। ऑप्शन डी द के वेरिएबल लाइक EPS DPS कीप चेंजिंग, भाई चेंज कहाँ होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी ए एजम्पशन नहीं है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और है, ख़त्म जल्दी से करते हैं। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल वाज डेवलप बाय, कौन था? गॉर्डन, मेयर गॉर्डन। कौन था? गॉर्डन। वी विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एजम्पशन ऑफ MM हाइपोथेसिस। MM मॉडल का कौन सा एजम्पशन नहीं है? एजम्पशन देखो, परपेचुअल कैपिटल मार्केट एजम्पशन है, इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस से भी एग्जम्पशन है, यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। यूनिटी का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट नहीं, ये कांस्टेंट नहीं, इसमें वेरिएबल है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ टैक्स, हाँ एब्सेंस ऑफ टैक्स है, ये भी एजम्पशन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो एजम्पशन नहीं है MM मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंपनी हु एमंग द फॉलोइंग हेल्ड दिस ऑप्शन। अब कहता है नॉट रिलेवेंट, डिविडेंड रिलेवेंट नहीं है, इट मीन्स इरिलेवेंस थ्योरी की बात कर रहा है। इरिलेवेंस थ्योरी की, इरिलेवेंस थ्योरी कौन है? एक ही है भैया, MM अप्रोच, MM मॉडल। कौन है? मोदिग्लानी मॉडल, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवा समाप्त करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? डिविडेंड पे आउट रेशियो रिफ्लेक्ट द पोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग, यस टोटल अर्निंग का पोर्शन को डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं, ये सही है। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यानी कि जो शेयर होल्डर को देते हैं उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं, जी हाँ उसी को कहते हैं। ऑप्शन बी वर्ड इन हैंड आर्गुमेंट गिवन बाय गॉर्डन मॉडल। वर्ड इन हैंड थ्योरी किसने दिया था? गॉर्डन। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी MM मॉडल सजेस्ट द डिविडेंड पे आउट इज ए वेरी रिलेवेंट फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म। देखो वेरी रिलेवेंट, भाई MM तो खिलाफ है, डिविडेंड के खिलाफ है, इरिलेवेंस थ्योरी की बात करता है, तो ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी वाटर मॉडल सजेस्ट द डिविडेंड पे आउट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस। क्या बात कर रहा है? वाटर और गॉर्डन तो कहता है कि डिविडेंड मार्केट शेयर पर इम्पैक्ट करता है, तो डी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखो ए और बी, ऑप्शन ए एक में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आप पेशेंस के अनुसार देखे हो। यकीन मानो जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो बिजनेस फाइनेंस से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा सभी लोग ताकेगा, इधर उधर देखेगा, आप 30 सेकंड में सोल्व करके आगे निकलोगे। तो डिविडेंड मॉडल से क्वेश्चन आवे या कैपिटल कैलकुलेट करने का सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ।
आशा करता हूँ सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिखना, अपना फीडबैक देना, और जितना भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ प्रैक्टिकल 4 क्वेश्चन और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगले लेक्चर लेकर आऊँगा जल्दी ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।